नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 1 इंच भी पीछे हटकर नहीं छोड़ेंगे अपनी जमीन। भारत का चीन को 2 टूक। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच में तनाव बना हुआ है और ऐसे में भारत ने 2 टूक कह दिया है कि अपनी जमीन किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी, कहा मंडरा रहा है भरोसे की कमी का संकट। जी हाँ दोस्तों, सीधा संयुक्त राष्ट्र को पीएम मोदी ने चेतावनी दे दी है। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों के मुख्यमंत्री से पीएम मोदी कोरोना पर करेंगे चर्चा। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। 1 इंच भी पीछे हटकर नहीं छोड़ेंगे अपनी जमीन, भारत। जी हां दोस्तों, भारत चीन के बीच 14 घंटे चली वार्ता की शुरुआत में ही भारत की ओर से स्थिति साफ कर दी गई कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। इस वार्ता में सेना के साथ साथ विदेश मंत्रालय को भी शामिल करके राजनयिक तौर से चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। सेना के भी भारी भरकम अधिकारी चीन से वार्ता करने के लिए बिठाए गए। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मॉस्को वार्ता में तय हुए 5 बिंदुओं के आधार पर चीन से एक रोड मैप मांगा गया है। सीडीएस बिपिन रावत भी पहले कह चुके हैं कि चीन से आखिरी उम्मीद तक भारत के मुताबिक फैसलों पर अमल कराने की कोशिश की जाएगी। सभी तरह की वार्ताएं नाकाम होने पर ही सैन्य विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी मुश्किल से छठे दौर की वार्ता के लिए तैयार हुए चीन पर दबाव बनाने के लिए भारत ने जिस तरह 12 अफसरों की फौज भेजी, उससे इसे फाइनल मीटिंग माना जा रहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह स्थित भारतीय थल सेना की 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया। यह पहला मौका था जब इस सैन्य वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव को भी शामिल किया गया। सेना की ओर से 2 अतिरिक्त मेजर जनरल अभिजीत बापट और मेजर जनरल पदम शेखावत भी चीन से वार्ता करने को बैठे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ओर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के आईजी दीपम सेठ भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने। अग्रिम चौकियों पर आईटीबीपी के ही जवान तैनात हैं और यह सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसलिए इस वार्ता में गृह मंत्रालय का भी प्रतिनिधित्व रहा। 3 जुलाई को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख पहुंचे थे तो आईजी दीपम सेठ ने ही पीएम मोदी को एस्कॉर्ट किया था। चीन की ओर से मेजर जनरल लिन लियू वार्ता में मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी, कहा मंडरा रहा भरोसे की कमी का संकट। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि व्यापक सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र पर भरोसे की कमी का संकट मंडरा रहा है। उन्होंने बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया, जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए, सभी पक्षकारों की बात रखे, समकालीन चुनौतियों का समाधान दे और मानव कल्याण पर केंद्रित हो। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुलाई गई महासभा की उच्च स्तरीय बैठक में सोमवार को अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार की मांग ऐसे वक्त उठाई है जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होने जा रहा है। मोदी ने कहा, हम पुराने हो चुके स्वरूप के साथ आज की चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। व्यापक सुधारों के अभाव में संयुक्त राष्ट्र पर भरोसे की कमी का संकट मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक अग्रगामी राजनीतिक संकल्प को अपनाया, जिसमें आतंकवाद से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने, बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार करने, समावेशी विकास और कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों से निपटने की बेहतर तैयारी का आह्वान किया गया। मोदी ने कहा कि इस संकल्प में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है। उन्होंने कहा, आज परस्पर जुड़े हुए विश्व में बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए, सभी पक्षकारों की बात रखे, समकालीन चुनौतियों का समाधान दे और मानव कल्याण पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि भारत इस दिशा में अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक है। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए दशकों से चले आ रहे प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और उसने कई बार कहा है कि 1945 में स्थापित ढांचा 21वीं सदी की समसामयिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है और वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए अनुपयुक्त है। उन्होंने कहा, हमारी कार्यप्रणाली को बदलते वक्त के साथ बदलने और रफ्तार पकड़ने की आवश्यकता है। हम महासचिव द्वारा किए जा रहे सुधारों का समर्थन करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख निकायों में से 3 के सुधारों की अपनी बात दोहराते हैं। हम सुरक्षा परिषद के सुधार पर चर्चाओं में नई जान फूंकने के लिए प्रतिबद्ध हैं और महासभा में नई ऊर्जा भरने और आर्थिक तथा सामाजिक परिषद को मजबूत करने के लिए काम जारी रखेंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सहित 7 राज्यों के सीएम से कोरोना पर कल चर्चा करेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय आभासी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में वे कोविड प्रतिक्रिया और प्रबंधन की समीक्षा करेंगे। ये राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब है। यह जानकारी सरकार द्वारा दी गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पिछले 24 घंटों में 1 लाख से अधिक कोरोना रोगियों के ठीक होने से भारत ने एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों के ठीक होने का रिकॉर्ड बना लिया है। इसके साथ ही कुल ठीक होने वालों की संख्या लगभग 45 लाख हो गई है। परिणाम स्वरूप ठीक होने की दर ने 80.86% को छू लिया है। मंत्रालय ने आगे कहा, देश में पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कुल ठीक होने वालों की संख्या लगभग 45 लाख हो गई है। वहीं ठीक होने की दर 80.86% पर पहुंच गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं होगा भारतीय रेल का निजीकरण, रेल मंत्री ने संसद में दी जानकारी। जी हां दोस्तों, सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि भारतीय रेल के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में अब्दुल खालिक के प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह बात कही। रेल मंत्री ने कहा कि ऐसा अनुमान है कि भारतीय रेल को 2030 तक नेटवर्क विस्तार और क्षमता संवर्धन करने, चल स्टॉक शामिल करने और अन्य आधुनिकीकरण कार्यों के लिए 50 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश की जरूरत होगी ताकि बेहतर ढंग से यात्री एवं माल सेवाएं मुहैया कराई जा सके। गोयल ने कहा, पूंजीगत वित्त पोषण के अंतर को पाटने और आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा दक्षता के लिए कुछ पहल में सार्वजनिक निजी साझेदारी माध्यम का उपयोग करने की योजना है। इसके माध्यम से यात्रियों को उन्नत सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से चुनिंदा मार्गों पर यात्री गाड़ियां चलाने के लिए आधुनिक रैंकों का उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों में गाड़ी परिचालन और संरक्षा प्रमाणन का उत्तरदायित्व भारतीय रेलवे के पास होगा। रेल मंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय ने यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से चुनिंदा मार्गों पर निवेश करने और आधुनिक रैक शामिल करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से डिजाइन, निर्माण, वित्त और परिचालन के आधार पर लगभग 109 जोड़ी 12 क्लस्टर में विभाजित यात्री गाड़ियां चलाने के लिए 1 जुलाई 2020 को 12 अर्हता अनुरोध जारी किए हैं। गोयल ने कहा, भारतीय रेल के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली, यूपी के बाद अब बिहार में भी मेट्रो रेल आज से शुरू होगा काम। जानिए कहां बनेंगे स्टेशन। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का कार्यारंभ करेंगे। पटना गया रोड के पास स्थित आईएसबीटी के सामने कार्यारंभ का काम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से पटना मेट्रो के काम की शुरुआत की जा रही है। कार्यारंभ के बाद आईएसबीटी को लेकर मलाही पकड़ी तक के अलाइनमेंट का काम शुरू किया जाएगा। डीएमआरसी ने इस अलाइनमेंट के लिए टेंडर के आधार पर कंपनी का चयन कर लिया गया है। वहीं मलाही पकड़ी से लेकर गांधी मैदान से होते हुए पटना जंक्शन व पटना जंक्शन से लेकर दानापुर कैंट तक के अलाइनमेंट निर्माण के लिए भी निविदा को फाइनल करने का काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो प्राथमिक कॉरिडोर मलाही पकड़ी से आईएसबीटी तक नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एनसीसी को काम करने का टेंडर मिला है। यह कॉरिडोर लगभग 6.1 किलोमीटर तक का है। इसमें लगभग 553 करोड़ की लागत से में 5 स्टेशन और डिपो से जोड़ने वाला एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाया जाना है। कॉरिडोर नंबर 2 की लंबाई 14.5 किलोमीटर है। इसमें 8वें से 14वें किलोमीटर के बीच इस पैकेज के तहत 5 स्टेशन का निर्माण किया जाना है। खेम नीचक दोनों कॉरिडोर का इंटरचेंज स्टेशन बनना है। इधर मेट्रो के अलाइनमेंट और आईएसबीटी में बनने वाले डिपो के लिए भी भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए बने विशेष भू अर्जन कोषांग के डिपो से लेकर अन्य मार्ग के लिए आवश्यक जमीन का खाका तैयार कर कोषांग से जिलाधिकारी को प्रस्ताव भी भेज दिया है। डिपो के लिए आईएसबीटी से पूरब 76 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को सड़क और पुल की करीब 200 परियोजनाओं सहित जल संसाधन विभाग की कई योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नेक संवाद में वर्चुअल माध्यम से सुबह 11:30 बजे से होगा। सूत्रों का कहना है कि 4,733 करोड़ रुपए की लागत से सड़क और पुल की करीब 200 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें करीब 1,030 करोड़ रुपए की लागत से पटना के मीठापुर से मोहली हॉल्ट तक बनने वाली एलिवेटेड सड़क शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन की हालत खराब, भारत अमेरिका समेत ये देश एक साथ गिड़गिड़ाने लगा ड्रैगन। जी हां दोस्तों, लद्दाख में सीमा पर भारत के खिलाफ चीन साजिश रचे जा रहा है। इसके साथ चीन की दक्षिण चीन सागर, हांगकांग और ताइवान में चीन की दादागिरी बढ़ती जा रही है। अब चीन की इस हरकत के खिलाफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान एक साथ आएंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को सबके सिखाने के लिए ये चारों देश अब अधिक से अधिक सैन्य और व्यापारिक सहयोग करने के मकसद से एक संगठन बनाने की कोशिश में है। फिलहाल इसको
क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग कह रहे हैं, लेकिन चीन ने इस संगठन के अस्तित्व में आने की सभी संभावनाओं को नकार रहा है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के तहत आपस में साझेदार हैं। हालांकि अभी यह एक अनौपचारिक संगठन ही है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि हिंद प्रशांत की अवधारणा ने भारत को बड़े समाधान में भागीदार बनाया है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन क्वाड देशों जैसे समान विचार वाले साझेदार देशों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है। एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक ने बताया कि नवंबर 2017 में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए लंबे समय से लंबित क्वाड गठबंधन को आकार न देने का काम किया है। अधिकारी ने बताया कि इसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र के समुद्री मार्गों को भी बिना किसी दबाव और रोक-टोक के चालू रखना है। गौरतलब है कि चीन करीब पूरे दक्षिण चीन सागर पर दावा करता है, लेकिन ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम भी इसके कुछ हिस्सों को अपना बताते हैं। अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डेविड स्टिलवेल ने सीनेट की विदेश मामलों की समिति को बताया है कि भारत इस संबंध में बहुत मजबूत है। हिंद प्रशांत की अवधारणा ने भारत को बड़े समाधान में शामिल किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से लगती सीमा पर रूस ने बढ़ाई सेना। जी हां दोस्तों, दुनिया के तमाम देश इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन चीन अपने पड़ोसियों की जमीन पर कब्जा करने में लगा हुआ है। चीन के साथ जिन भी देशों की सीमा लगी हुई है, उसका उनके विवाद कोरोना काल में काफी बढ़ गया है। रूस भी चीन के साथ कुछ सीमा साझा करता है, जिस पर इस समय तनाव की खबर है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रूस ने पूर्वी रणनीतिक दिशा में तनाव का हवाला देते हुए चीनी सीमा के पास अपने प्रांत के सुदूर पूर्व में सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू किया है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के अनुसार पूर्वी रणनीतिक दिशा में तनाव के कारण सैन्य को मजबूत करने के लिए ज्यादा सैनिकों को सुदूर पूर्व में भेजा गया था। हालांकि रक्षा मंत्री द्वारा सैन्य टुकड़ी की सटीक जानकारी नहीं दी गई। शोइगु ने यह भी नहीं बताया कि यहाँ पर नया खतरा क्या है जो कि रूस ने अतिरिक्त सैनिक भेजे हैं। पूर्वी रणनीतिक दिशा के एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करती है जिसमें चीन और व्यापक एशिया प्रशांत के साथ रूस की पूर्वी सीमा लगती है। सैन्य बिल्डअप के अलावा रूसी रक्षा मंत्री ने रूस के उत्तरी नौसेना बेड़े को अपग्रेड करने की भी घोषणा की है। बताया जा रहा है कि सुदूर पूर्वी क्षेत्र को 500 यूनिट नए आधुनिक सैन्य उपकरण भी देने का ऐलान किया गया है। साथ ही नौसेना के उत्तरी बेड़े में कुछ सुधार भी किए। जब चीन का अपने पड़ोसियों के साथ तनाव चल रहा है, ऐसे समय में रूस की यहाँ पर सेना को बढ़ाना काफी कुछ कह रहा है। रिपोर्ट में एक विश्लेषक के हवाले से लिखा गया है कि रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच एक नौसैनिक संघर्ष के मामले में क्षेत्र में पर्याप्त सैन्य तैनाती सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर टिप्पणियों में शोइगु ने कहा कि चीन के साथ रूस की पूर्वी सीमा और व्यापक एशिया प्रशांत क्षेत्र में जिक्र करते हुए कहा गया है कि पूर्वी रणनीतिक दिशा में तनाव के कारण सेना को भेजा गया है। मॉस्को के कार्नेगी सेंटर के एक विश्लेषक अलेक्जेंडर गव्यूब ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित कर रहा था कि उसके पास उस क्षेत्र में पर्याप्त सैन्य क्षमताएं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच इस क्षेत्र में नौसैनिक संघर्ष का खतरा बढ़ सकता है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि सुदूर पूर्व में रूस की चिंता किसी भी देश या संघर्ष को निर्दिष्ट किए बिना क्षेत्र के बाहर से शक्तियों का कार्यों के आसपास केंद्रित है। रूस के सुदूर पूर्व में भी हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खाबरोवस्क शहर में एक स्थानीय राजनीतिक नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ हफ्तों तक प्रदर्शन हुए हैं। 2 दशकों के सबसे लंबे समय तक सरकार विरोधी आंदोलनों में से एक देखा गया है। चीनी सीमा के पास स्थित रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ने लड़ाकू विमान उड़ाकर दी युद्ध की धमकी, तो ताइवान ने यूं किया पलटवार। जी हां दोस्तों, ताइवान ने एक बार फिर चीन की धमकियों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के ताइवान के दौरे को लेकर चीनी मीडिया ने युद्ध की धमकी दी थी। ताइवान हांगकांग की ही तरह चीन के 1 नेशन 2 सिस्टम का हिस्सा है और चीन ताइवान के बलपूर्वक विलय की बात भी करता रहा है। अगर कोई देश ताइवान के साथ चीन से अलग स्वतंत्र संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है तो चीन इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताता है। ताइवान राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने इस धमकी को लेकर कहा, दूर से आए किसी दोस्त के साथ डिनर करने के लिए जो पड़ोसी जान से मारने की धमकियां देने लगे, उस पड़ोसी से आप कैसे निपटेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्रैच ने पिछले सप्ताह ताइवान का दौरा किया था, जिसके बाद चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने धमकी जारी की थी। ग्लोबल टाइम्स ने कहा था कि लड़ाकू विमानों का अभ्यास सिर्फ चेतावनी देने के लिए नहीं था, बल्कि ये ताइवान का कब्जे का रिहर्सल था। बता दें, चीन ने शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवान के क्षेत्र में लड़ाकू जेट समेत 18 विमान उड़ाए थे। इस लेख में सैन्य अभ्यास को लेकर कहा गया था कि ताइवान की स्वतंत्रता जल्द खत्म होने वाली है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि चीन ने सैन्य अभ्यास से 2 अहम संकेत भेजे हैं। पहला यह है कि यह आपत्ति अमेरिका और ताइवान के बीच बढ़ रही दोस्ती को लेकर है। दूसरा यह है कि चीन की सेना की प्रतिक्रिया बेहद आक्रामक और तेज है। ताइवान और अमेरिका ने क्रैच के दौरे को बेहद गोपनीय रखा था और चीन की सेना ने ताइवान स्टेट में युद्ध अभ्यास का फैसला आखिरी मिनटों में लिया। इससे संदेश दे दिया गया कि चीन बड़ी कार्रवाई को बेहद कम वक्त में
अंजाम दे सकता है। ये दिखाता है कि चीन की सेना के पास ताइवान के खिलाफ बेहद कम समय में एक्शन की क्षमता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, यह ताइवान पर कब्जे को लेकर रिहर्सल है। चीन को केवल एक राजनीतिक वजह की आवश्यकता है जिससे ये सैन्य अभ्यास वास्तविक युद्ध में बदल जाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन के बीच चरम पर पहुंचा तनाव, LAC पर बढ़ाई सैनिकों और टैंकों की तैनाती। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच 16,400 फीट से अधिक ऊंचाई पर 972 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का डेप्सांग मैदानी इलाका विवाद का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसीलिए यहां दोनों ही देशों ने अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। यहां से चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन महज 7 किलोमीटर दूर है। दरअसल यहां चीन अपनी सेना की तैनाती करके डेप्सांग घाटी, अक्साई चीन और दौलत बेग ओल्डी पर एक साथ नजर रख रहा है। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले इस इलाके में 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन कैमल की तैनाती करने का फैसला लिया है। डोकलाम विवाद के समय से लंबित यह योजना अब चीन के साथ ज्यादा टकराव बढ़ने पर जमीन पर उतारी जा रही है। डेप्सांग का मैदानी इलाका भारत के सब सेक्टर नॉर्थ के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र एक तरफ सियाचिन ग्लेशियर तो दूसरी ओर चीनी नियंत्रित अक्साई चीन के बीच सैंडविच है। इस विवादित क्षेत्र में 2013 और 2015 में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच 2 बड़े गतिरोध हो चुके हैं। 2013 में दोनों देशों की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने रही थी। इसके बाद भी अक्सर दोनों पक्ष आमने सामने आते हैं, लेकिन अब तक मामूली झड़प तक ही विवाद सीमित रहा है। डेप्सांग मैदानों का महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति है। जानकार भी मानते हैं कि चीन के लिए पैंगोंग एरिया सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य डेप्सांग है। पूर्वी लद्दाख की सीमा LAC पर भारत की अंतिम चौकी दौलत बेग ओल्डी के पास चीन ने करीब 50,000 सैनिकों और T-90 रेजिमेंट की तैनाती की है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने स्पाइक LR और मिलन 2T ATGM के साथ तैनात किया है। शुक्रवार को चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक में भी पूर्वी लद्दाख और अत्यधिक ऊंचाई वाले अन्य संवेदनशील सेक्टरों के अग्रिम इलाकों में बलों और हथियारों का मौजूदा स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंधों पर भी विचार विमर्श किया गया। अब भारत ने बैक्टीरियन कैमल को दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग में तैनात करने का फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के लिए पेट्रोलिंग का काम काफी दुष्कर माना जाता है। लेह लद्दाख में मौसम के लिहाज से बैक्टीरियन कैमल ज्यादा कारगर है। ये ऊँट 170 किलो तक वजन लेकर 17,000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं और बिना पानी के भी 72 घंटे तक जीवित रह सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि बैक्टीरियन कैमल का ट्रायल दौलत बेग ओल्डी में पहले ही किया जा चुका है। बैक्टीरियन कैमल को सेना में शामिल करने का प्रोजेक्ट 2016 में डोकलाम घटना के बाद रक्षा मंत्रालय में आगे बढ़ाया गया था। अब पूर्वी लद्दाख में DBO और डेप्सांग में तनाव के चलते भारत और चीन की सेनाएं कई महीने से अग्रिम मोर्चे पर डटी हैं। इसीलिए भारतीय सेना ने यहां ऊँट ब्रिगेड को तैनात करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। सेना के काम के लिए 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊँट ज्यादा कारगर है। फिलहाल सेना DBO और डेप्सांग में 50 बैक्टीरियन कैमल को तैनात करने जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल के बैंकों और कंपनियों ने अमेरिका को दिया बड़ा धोखा, इन देशों को भेजे संदिग्ध पैसे। जी हां दोस्तों, चीन के इशारे पर नाच रहे नेपाल के बैंकों और कंपनियों ने अब अमेरिका से पंगा लेना शुरू कर दिया है। ईरान और चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों की काट के लिए नेपाली बैंकों की मदद मांगी। नेपाली बैंकों ने भी परिणामों की परवाह किए बगैर इस अमेरिका विरोधी कार्रवाई में चीन की खुलकर मदद की। इन नेपाली बैंकों और कंपनियों ने विदेशों से मिले संदिग्ध पैसे को चीन और ईरान को ट्रांसफर किया। राष्ट्रीय खोजी पत्रकारों के समूह ने खुलासा किया है कि नेपाल की कंपनियों और बैंकों ने ईरान और चीन की मदद के लिए अमेरिका को धोखा देने का प्रयास किया। अमेरिका ने ईरान और चीन के खिलाफ कई व्यापार प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी काट निकालने के लिए तेहरान और पेइचिंग ने नेपाल का इस्तेमाल किया। पत्रकारों ने इस रिपोर्ट को अमेरिका का वित्तीय लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था के गोपनीय दस्तावेज के आधार पर तैयार किया है। नेपाल के 9 बैंकों 10 कंपनियों ने संदिग्ध पैसे का लेन देन किया। इसे फिनसेन फाइल्स कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2006 से मार्च 2017 के बीच में नेपाल के 9 बैंकों 10 कंपनियों और नेपाल में विभिन्न लोगों ने सीमा पार व्यापार के नाम पर संदिग्ध पैसे का लेन देन किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है, यह दर्शाता है कि नेपाली बिजनेस संस्थान सोने की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, प्राचीन वस्तुओं, बिटुमेन और दूरसंचार उपकरणों की तस्करी करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, प्राइम कॉमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ काठमांडू, एवरेस्ट बैंक, नेपाल इन्वेस्टमेंट बैंक, मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बांग्लादेश बैंक आदि संदिग्ध पैसे की लेन देन करने वाले बैंक शामिल हैं। इस लिस्ट में नेपाल की 10 कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने या तो सीधे तौर पर संदिग्ध पैसा भेजा या उसे हासिल किया। 11 साल की अवधि के दौरान इन बैंकों और कंपनियों ने 29 करोड़ डॉलर की संदिग्ध धनराशि का लेन देन किया। इन कंपनियों का मुख्य बिजनेस पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे बिटुमेन, इंजन ऑयल और अन्य तेल शामिल है। इन कंपनियों का ऑफिस दुबई में था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
लद्दाख के आसमान में उड़ रहे हैं राफेल। आर्मी ने 20 से अधिक अहम चोटियों पर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच अब लद्दाख के आसमान राफेल लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रक्षा सूत्रों के मुताबिक 5 राफेल, जिन्हें औपचारिक रूप से 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस में सेवा में शामिल किया गया था, उन्होंने हाल ही के दिनों में लद्दाख के कुछ इलाकों में उड़ान भरी है। एक सूत्र ने बताया, राफेल पायलटों ने अंबाला से लद्दाख तक विमानों को उड़ाया है ताकि वे जहां के परिचालन वातावरण से परिचित हो सके। मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना 4.5 पीढ़ी के अत्याधुनिक राफेल्स की सीमा 780 किलोमीटर से 1650 किलोमीटर तक होती है, जो उनके मिशन की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा इन लड़ाकू विमानों को 300 किलोमीटर से अधिक लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइलों जैसे लंबे स्टैंड ऑफ हथियारों से लैस किया गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।